हेलो दोस्तों। आज इंडिया के अंदर देखोगे तो गायों में एक विशेष डिजीज़ फैली हुई है, एक विशेष बीमारी फैली हुई है, बहुत संक्रमित बीमारी है जिसे आप साइंटिफिकली देखें तो लंपी डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, एलएसडी जिसे बोलते हैं। लेकिन कुछ पशुपालक भाइयों को इनके नाम तो नहीं पता, लेकिन इनके लक्षण पता है। जैसे जनरली हम देखते हैं तो गायों में ज़्यादा है और इसके अंदर स्किन पे कुछ धब्बे से हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं और ये एक संक्रमित बीमारी है, वायरल है। एक पशु से दूसरे पशु में, दूसरे से तीसरे में, हर जगह पूरी तरह से फैली हुई है और नॉर्थ साइड में बिल्कुल इसको एक तरह से चपेट में ले लिया पूरे एरिया को। तो आज हम इस लंपी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एक मशहूर वेटरनेरियन डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी से। तो चलिए आज इस लंपी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इसकी होम रेमेडी क्या है, कि आप इसके घरेलू उपचार क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और लंपी डिजीज़ के पूरा पोस्टमार्टम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो वैसे तो अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1929 में अफ्रीका में फैली थी, लेकिन कुछ समय से ये भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पिछले 2-3 सप्ताह में लगभग गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में इसके काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, जिसने पशुपालन विभाग को थोड़ा चिंतित कर दिया है। लेकिन पशुपालन विभाग इसके लिए पूरी तरह अलर्ट है और सभी को इसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण ये हैं कि ये ज़्यादातर गोवंश में फैलता है, लेकिन कुछ केसेस भैंसों में भी देखने को मिले हैं। गोवंश में क्या होता है कि इस पूरे स्किन पे गांठ हो जाती हैं और जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो फूल जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जो श्वसन तंत्र हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अफेक्ट होता है। और जो दुधारू पशु हैं उनमें तेज़ बुखार आ जाता है, तो उनका दुग्ध उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो एलएसडी है या ढेलेदार या गांठदार त्वचा रोग है, तो इसमें जो मुख्य कारण है एक वायरस है जो कैप्रीपॉक्स वायरस है, फैमिली पॉक्स विरिडी से बिलोंग करता है। तो हम इसी वजह से जो कैप्रीपॉक्स जो है गोट वायरस से बिलोंग करता है, तो लगभग इसका न्यूक्लियोटाइड 96% उससे बिलोंग करता है। तो इसलिए इसी को बात को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने इसकी जो वैक्सीन बनाई है, जो गोट पॉक्स वाली वैक्सीन है, वही इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं वो घर द्वार पर जाके सभी पशुओं को इसका टीकाकरण कर रहे हैं। तो हमारे जो पशुपालक साथी हैं उन्हें क्या ध्यान रखना है वो हम आज इसमें बताएंगे। सबसे पहले तो जब भी किसी पशुपालक भाई को इसके लक्षण दिखाई दे, जैसे कि पशु के मुंह से लार गिर रही है, त्वचा पे गांठे से या दाने से दिखाई देने शुरू हो गए हैं, तो हम इसको संदेह में मान सकते हैं। तो जैसे ही इसकी आपको ऐसा लगे अपने पशु में, तो जल्दी ही अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उसके संपर्क में रहें, उससे बात करें। और इसमें जो बातें ध्यान रखनी है, जैसे ही ये पशु आपको दिखे कि इसमें इस रोग के लक्षण हैं, उसको दूसरे पशुओं से अलग कर दें, उसका चारा पानी बिल्कुल अलग कर दें। सबसे पहले तो काम यही है। और दूसरा, अगर आप किसी नए पशु के अपने आसपास या देख रहे हैं कि दूसरे एरिया से हमारे एरिया में आ रहा है, तो उसकी मूवमेंट बिल्कुल आप रोक दें कुछ समय के लिए, क्योंकि अब ये बीमारी हमारे नज़दीकी जो राज्य हैं पंजाब और राजस्थान, उनमें ज़्यादा फैली हुई है। तो कुछ समय के लिए आप उनके जो मूवमेंट है उसको आप बिल्कुल रोक दीजिए। और घर पे जो हम इसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी इलाज के लिए हम एक सिंपल सी दवाई लाल दवाई के नाम से आप ले सकते हैं। लाल दवाई का घोल आप एक बाल्टी पानी में एक चुटकी भर लाल दवाई डाल के और उससे अपने पशुओं को नहलाएं। डेली उसको घर पर ही नहलाएं, जोड़ में कुछ दिनों के लिए ना लेके जाएं, क्योंकि एक वायरस बीमारी है और संपर्क से फैलती है। इसके अलावा इसके जो फैलने के जो और स्रोत हैं वो मक्खी और मच्छर हैं, और कुछ हद तक ये चीचड़ से भी फैलती हैं। तो अपने घर में मच्छरदानी का प्रयोग करें, और पशुओं के लिए वेक्टर कंट्रोल के लिए जो मक्खी और मच्छर को कंट्रोल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें।
आप नज़दीकी पशु अस्पताल से फिनाइल ला सकते हैं और उसका घोल बनाकर अपने बाड़े में जो है उसका स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे वेक्टर कंट्रोल हो जाएंगे और वेक्टर कंट्रोल हो जाने से ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि फिनाइल का आप घोल बना करके फिनाइल आप हॉस्पिटल से लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। क्या कुछ होम रेमेडी भी है जो कुछ घर पे ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, कोई घोल वगैरह, जिससे कुछ हेल्प मिले इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, उसका वो हम कर सकते हैं। जैसे नीम के पेड़ लगभग अपने आसपास मिल जाते हैं, आप उसकी लगभग 2 किलो पत्तियां लेके उसको 5 किलो पानी में उबालिए और उसको जब वो आधा पानी रह जाए उसको आप एक 2 लीटर वाली बोतल में डाल के उसके ऊपर एक स्प्रे पंप लगा के उससे आप अपने पशुओं को डेली स्प्रे करें। पूरी बॉडी को स्प्रे करना चाहिए? पूरी बॉडी को स्प्रे। ठीक है, ये आप नीम का घोल बना करके गाइस उसको स्प्रे कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या इसके अंदर कोई लाल दवाई वगैरह का प्रयोग भी हेल्पफुल रहेगा डॉक्टर साहब? हाँ, वो बिल्कुल है। लाल दवाई का आप घोल बना के और अपने पशुओं को घर पर ही नहलाएं, जोड़ में कुछ दिन तक ना लेके जाएं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी होम रेमेडी हो गई है। इसके साथ साथ खाने का क्या ध्यान रखें डॉक्टर साहब इसमें? जैसे जब भी इसमें ये बीमारी से पीड़ित होता है कोई भी पशु है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है इसके अंदर ऑब्वियसली, तो उसके लिए वो लगभग चरना भी छोड़ देता है, तो कौन सी चीज़ें थोड़ी सी हेल्पफुल रहेंगी उसको? आप जो है ना अपने नज़दीकी पशु अस्पताल से जो है ना बुखार कम करने की दवाई जैसे मेलोनेक्स प्लस के नाम से गोलियां आती हैं वो ला सकते हैं, वो दे सकते हैं। और दूसरा कुछ अगर मुंह में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, आप उसको सॉफ्ट डाइट पे रखें, जैसे कि उसको दलिया या हरा चारा डाल सकते हैं। कुछ दिन के लिए तूड़ी का प्रयोग कम करें ताकि वो उसके मुंह में अगर छाले हैं या कुछ उसके मसूड़े लाल हो रखे हैं तो वो ठीक हो जाएं इस दौरान। ठीक है जी। और यदि ये बीमारी मान लो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है तो आपने बता ही दिया कि उनको क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन तो सबसे मेन चीज़ होगी। जैसे हमने ये वर्ड तो हमने कोरोना से सीख ही लिया कि कोरोना के अंदर ह्यूमंस को क्वारंटाइन किया था, तो अब पशुओं को क्वारंटाइन कीजिए, अलग बनाइए, उनकी अलग शेड रखिए, उनको अलग चारा, अलग पानी और ये चीज़ें रखिए। दूसरा ये सावधानी डॉक्टर साहब ने बताई कि आप इनको जैसे पब्लिक जो वाटर पंप हैं या फिर जोहड़ लगाओ, आप वहाँ पे पानी पिलाने के लिए जाते हो तो वहाँ मत लेकर जाओ, क्योंकि आपके पशु की बीमारी है तो वो दूसरे के लग सकती है, दूसरे के है तो वो आपके पशु को लग सकती है। इससे आपका जो वायरल है, मतलब वो जो वायरल डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है, तो ये जो चेन है वो आपको तोड़नी होगी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब यदि आप कोई पशु मर जाता है इस बीमारी से पीड़ित होकर के और वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए क्या सावधानियां हैं? क्या ये वहाँ से ह्यूमंस में भी इस बीमारी ये आ सकती है? अभी तक इसका कोई भी जेनेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। ये ऐसा नहीं है कि पशुओं के हम छूते हैं तो आदमी में फैल जाए, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है। तो उसको अगर कोई पशु मर जाता है उसको अच्छी तरह आप गड्ढा खोद के दबाएं और उसके ऊपर नमक और चूने का जो मिश्रण है वो डाल दें ताकि उसमें किसी तरह की बदबू या और कोई इन्फेक्शन ना फैले आसपास। तो ये आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारी गौशालाएं हैं। हाँ जी। गौशाला में इतना क्वारंटाइन सिस्टम नहीं है। अब जैसे कि कोई एक पशु रखता है, 2 पशु रखता है, तो वो उनको अलग अलग भी कर सकता है, उनकी देखभाल भी कर सकता है, तो उनके लिए क्या कुछ स्पेशली कुछ कहना चाहिए? उनके लिए स्पेशली यही है, सबसे पहले तो गौशाला में साफ़ सफाई का जो विशेष ध्यान है, जो अगर साफ़ सफाई होगी तो वो ये डिजीज़ बहुत कम फैलेगी। और दूसरा वेक्टर कंट्रोल के लिए है, मक्खी और मच्छर अगर कंट्रोल हो जाएं तो ये डिजीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और उसके लिए हम बड़ी सिंपल सी जो मैंने पहले भी बताया, फिनाइल का आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जो हम खेतों में स्प्रे करते हैं उस टंकी से हम जो है ना पूरी गौशाला में स्प्रे कर सकते हैं। और कुछ अच्छी गौशालाएँ मस्कीटो नेट या मच्छरदानी का भी प्रयोग कर रही हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है जी। तो ये सारा लंपी डिजीज़ के बारे में हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, जब किसी की गाय या किसी का कोई भी पशु मर जाता है तो ओबियसली वो उसको दफनाता है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आवारा पशु हैं और उसको वो बीमारी हो जाती है और वो रोड पे किसी को डेड बॉडी उनकी दिखे, मतलब कारकाइस जिसे हम कहते हैं, पशु की डेड बॉडी दिखे, तो आप अपने और काम छोड़ करके उसको ज़रूर दफनाइए, क्योंकि वो भी एक उस बीमारी को फैलाने का एक वाहक बन सकता है। वहाँ से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है। ये बहुत ही पुण्य का भी काम होगा और समाज के हित में भी होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी अवेयरनेस दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ड्यूटी टाइम के बाद हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए तो स्पेशली आपका धन्यवाद सर।